आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टॉपिक को, है ना। जरा समझिएगा ध्यान से कि इसके पहले वाले क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, वो हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे पढ़ा था और वो इस प्रकार का था जिसको कि आप एक बार सुनते और सुन के ही आप उसको समझ जाते, ठीक है। लेकिन इस चीज को जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें कि आपके एनसीईआरटी बुक में ये खूबसूरत सा डायग्राम दिया हुआ है, इसको बिना बोर्ड पे समझाए हुए आप समझ तो जाएंगे लेकिन एक क्लियरिटी नहीं आ पाएगा। तो क्लियरिटी को लाने के लिए हम लोग इसको समझेंगे आज अपने बोर्ड पे। और जैसा कि हमने कहा था, जब जब ऐसा लगेगा कि इस चीज को बोर्ड पे समझा जाए तो हम लोग उसको बोर्ड पे भी आके समझ लिया करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप यहाँ तक जो हमने पढ़ा था अपने स्क्रीन पे उसका आप नोट्स बना रहे होंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखिए ह्यूमन्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आपको दिख रहा है, ये आपका डायग्राम है। इसमें जो नोट्स होगा ना, वो नोट्स हम आपको स्क्रीन पे एक बार स्क्रॉल करके एक वीडियो बना के वो वीडियो अपलोड कर देंगे वीडियो के फॉर्म में। उसको आप वहां से नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा, लेकिन समझने वाला जो काम है वो आप यहाँ पे कर लीजिए अभी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, ऐसा डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक में या फिर किसी दूसरे बुक में देखा होगा, वो भी क्लास 8 में, है ना। लेकिन क्लास 8 में हम लोग इसको कहते थे डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन क्लास 10th में इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल हम लोग इसको कहते हैं। तो साइंस कहता है ना, समझिएगा जरा ध्यान से, साइंस कहता है कि अब आप थोड़ा बड़े हो गए, इस सिस्टम को अब आप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहेंगे, बल्कि अब आप इसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कहेंगे, ठीक है। अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कहाँ से कहाँ तक है वो समझिए जरा ध्यान से। यह है हमारा माउथ, मुंह, ठीक है। यहाँ से लेकर, माउथ से लेकर ये एनस तक, ये पूरा हमारा कहलाता है एलिमेंट्री कैनल। और ये पूरा जो है ना, एक ह्यूमन बींग, एक हेल्दी ह्यूमन बींग में ये एलिमेंट्री कैनल, ये पूरा यहाँ से ऐसे होते होते ये पूरा का पूरा जो है एनस तक, वो लगभग 9 मीटर का होता है। कितने का होता है? 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर के आसपास इसका लेंथ होता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए माउथ से लेकर एनस तक। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आपको मालूम चल गया कि अब हम लोग इसको क्लास 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एलिमेंट्री कैनल। क्यों बोलने वाले एलिमेंट्री कैनल? क्योंकि ये माउथ से लेकर एनस तक जो है ना, ये एक ट्यूब है। ट्यूब मतलब एक मोटा सा पाइप जैसा बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं कैनल। और इसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री कैनल, जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स में 9 मीटर तक का होता है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग इस पे। इसको समझने से पहले 2 चीज हम आपको समझाना चाहेंगे जो कि बहुत ही बेसिक है और आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। उसको समझ लीजिए आप। सबसे पहले आप उसी चीज को सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, वो वर्ड है आपका कार्बोहाइड्रेट। सुना है? कार्बोहाइड्रेट आपने एक वर्ड सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद एक और वर्ड आपने सुना होगा, ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद एक वर्ड आपने और सुना होगा, स्टार्च। क्या सुना होगा? स्टार्च। स्टार्च के बाद एक और वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही बेसिक सा, शुगर। क्या है? शुगर। अब इसका मतलब समझिए। देखिए बचपन वाले क्लास में हम लोग ये पढ़ते थे कि भाई जो भी हम लोग भोजन खाते हैं ना, उसमें 3 बेसिक चीज होता ही होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। बात समझ में आ रही है? पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज किसी भी भोजन में होता ही है। हाँ, किसी में थोड़ा कम होता है कार्बोहाइड्रेट, किसी में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसी में प्रोटीन कम हो जाता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है,
किसी फूड मटेरियल में फैट ज़्यादा हो जाता है, किसी में फैट कम होता है, लेकिन हर एक फूड मटेरियल में आपको ये 3 चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। इसका मतलब समझाएंगे अभी ये क्या है, हमने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे वो भी समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए। तो हर एक फूड मटेरियल में आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 चीज मिलेगा। पहला है वो क्या, पहला है कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट मिलेगा हर एक फूड मटेरियल में। दूसरा मिलेगा प्रोटीन और तीसरा मिलेगा कॉमन फैट। जरा समझिएगा ध्यान से। और इन तीनों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं मालूम है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन नहीं। अच्छा न्यूट्रिशन क्या था, न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस था जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भोजन को अपने माउथ में लेते हैं, उसको पचाते हैं, एनर्जी उससे एक्वायर करते हैं, बस बात खत्म। यही था हमारा न्यूट्रिशन, जिसको कि हम लोग अपने स्क्रीन पे पढ़ चुके थे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे इन तीनों को एक साथ, न्यूट्रिएंट। तो अब यहां पे जरा समझिए, किसी भी फूड मटेरियल को जब आप खाते हैं तो उसमें 3 न्यूट्रिएंट मिलेगा ही मिलेगा। पहला न्यूट्रिएंट है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। कोई समस्या नहीं, ये तो हर एक फूड मटेरियल में आपको मिलेगा। अब आ जाइए दोबारा इस पे, अब जरा देखिए ध्यान से। ये जो कार्बोहाइड्रेट आप देख रहे हैं ना, ये वही कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट आप भोजन खाएंगे तो वो मिलेगा। इन तीनों में से देखिए, एक कार्बोहाइड्रेट भी है ऊपर में, तो वो कार्बोहाइड्रेट तो ये वही वाला हो गया। कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा रूप है, एक सेकेंड फॉर्म है, एक सेकेंड फॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। याद रखिएगा, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक सेकेंड फॉर्म है। और आपने पढ़ा था अपने स्क्रीन पे कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट को यानी कि अपने फूड को किस रूप में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। तो प्लांट अपने फूड मटेरियल को किस रूप में स्टोर करके रखेगा, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखेगा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अब जरा समझिए मेरे बात को ध्यान से, जब आप भोजन खाते हो तो आपको उससे 3 चीज मिलेगा ही मिलेगा। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बताइए, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हो या फिर प्लांट का स्टोर्ड फॉर्म स्टार्च खा रहे होते हो, स्टार्च खा रहे होते हो। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आपको हमने स्क्रीन पे पढ़ाया था, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे बात को। हमने आपको स्क्रीन पे पढ़ाया था कि भाई प्लांट जो अपने फूड मटेरियल है ना, प्लांट का फूड मटेरियल कौन, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को वो किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, उन्होंने आम अपना प्रोड्यूस किया, उसका जो फूड मटेरियल है उस आम में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर नहीं किया है, स्टार्च के रूप में स्टोर किया है। तो हम जब आम को खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं या फिर स्टार्च को खा रहे हैं, स्टार्च को खा रहे हैं, यानी कि प्लांट का स्टोर्ड रूप हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक सेकंड फॉर्म होता है हमारा ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट को प्लांट किस रूप में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। तो जो हम लोग भोजन खाते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग स्टार्च खा रहे होते हैं। सिंपली हम लोग क्या कह देते हैं कि भाई हम लोग भोजन खा रहे हैं तो 3 चीज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट के बदले स्टार्च बोल देंगे तो क्या कुछ गलत होगा। गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, वो भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट ही तो है ना स्टार्च, बस उसको स्टोर कर दिया। स्टोर किसको किया, कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन है तो भाई कार्बोहाइड्रेट ही। तो कार्बोहाइड्रेट के बदले में यदि आप कहीं कहीं पे स्टार्च भी लिख दीजिएगा तो उससे घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का मतलब लगभग सेम है। बस ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड फॉर्म है। तो ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन ग्लूकोज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का एक सेकंड फॉर्म है, एक दूसरा रूप है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब जरा देखिए ध्यान से, अब जब आप स्टार्च को खाते हो यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट को खाते हो तो उसको आप ब्रेक करते हो ना दांत से चबा चबा के, वो ब्रेक हो जाता है हमारा छोटे छोटे पीस में, और वो छोटा छोटा पीस हमारा कहलाता है शुगर। और ये शुगर चीनी वाला शुगर नहीं है, ये शुगर थोड़ा सा डिफरेंट शुगर है। बात समझ में आ रही है।
तो अब जरा एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए फटाक से, क्योंकि ये चीज़ और यदि ये चीज़ क्लियर हो गया तो फिर ये चीज़ आपके लिए कुछ नहीं है, फिर हलवा है। एक बार शुरू करेंगे यहाँ से, यहाँ तक आके ही दम लेंगे, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, हम लोगों को भाई चूंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोगों को प्लांट से फूड चाहिए होता है। प्लांट अपना फूड मटेरियल जब बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो वो अपने फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, और प्लांट के स्टोर्ड फॉर्म को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग स्टार्च को इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं कहीं पे यदि कार्बोहाइड्रेट लिख दे या फिर स्टार्च लिख दे तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, दोनों लगभग सेम है, बस कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड रूप है स्टार्च, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और ग्लूकोज क्या हो गया भाई, कार्बोहाइड्रेट का एक सेकंड फॉर्म है, दूसरा वैसा ही कुछ। और शुगर क्या हो गया, जब आप स्टार्च को खाओगे, कार्बोहाइड्रेट को खाओगे, उसको डायरेक्ट तो आपने घुट लोगे ना, उसको दांत से पहले ब्रेक करते हो, ब्रेक करके वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और उसी छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें। अब ये दोनों बात क्लियर हो गया, इधर वाला भी और इधर वाला भी। और हाँ, हर एक फूड मटेरियल में आपको तीन चीज मिलेगा ही मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मिलेगा। चलिए अब मेरे बात को समझिए ध्यान से, अभी लिखिए मत, मौका मिलेगा लिखने का पूरा, क्योंकि ये चीज यदि आप समझ जाते हैं तो एनसीईआरटी के लगभग 2 पेज को आप समझ जाएंगे और लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को समझ जाएंगे आप। तो गौर करके जरा समझिएगा, मुश्किल से आधा घंटे का क्लास हमारा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक बार में हम बताएंगे। चलिए समझिएगा जरा ध्यान से, बिल्कुल गौर करके, बिल्कुल कॉपी कलम जो भी हाथ में है उसको रख दीजिए, देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि हम ना चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, और भाई चूंकि चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें तीन चीज तो होगा ही होगा, कंपलसरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। चलिए अब समझिए ध्यान से, एकदम लंबे प्रोसेस के द्वारा हमने अपना एक निवाला जो है, एक कोर हमने दाल चावल सब्जी खाया, हमारे माउथ में वो गया, जैसे माउथ में जाता है हम लोग उस, अच्छा माउथ में आपको तीन चीज मिलेगा, खास करके दो चीज आपको दिखता है, दांत और जीभ, दो चीज आपको दिखता है। तो जैसे आप भोजन को माउथ में लेते हैं वैसे आप चबाना शुरू करते हैं, तो जो आपका दांत है वो फूड मटेरियल को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो आपका जीभ है वो दो चीज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है, पहला स्वाद चखने के लिए और दूसरा फूड मटेरियल को माउथ में मिक्स करने के लिए, ऊपर नीचे घुमाने के लिए। आप देखते हैं जब आप चावल खाते हैं तो क्या सिंपली आप दांत चलाते हैं ऐसे ऐसे नहीं, आपका जीभ भी चारों तरफ मूवमेंट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपका फूड मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स हो सके, अच्छी तरीके से वो टुकड़ों में टूट सके, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई एलिमेंट्री कैनाल, तो इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि भोजन हमारे बॉडी में पचता कैसे है। तो हमने जो भोजन खाया चावल दाल सब्जी वो बेसिकली है क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो इसी को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, तभी हमारा भोजन पेट में पच सकेगा, है ना, डाइजेस्ट हो सकेगा। तो आप जरा समझिए ध्यान से, तो माउथ में भाई आपने फूड मटेरियल को लिया, माउथ में दांत है, दांत ने उसको तोड़ने का काम किया, ब्रेक करने का काम किया, और जीभ यानी कि टंग ने क्या काम किया भाई, उसको मिक्स करने का काम किया, ठीक है। अब जरा समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, एक एक करके समझते चलिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, माउथ में एक ग्लैंड पाया जाता है। अब ग्लैंड क्या है भाई, ग्लैंड समझिए ध्यान से, ग्लैंड ग्लैंड क्या होता है मालूम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जैसा थैला होता है ना वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, आपके पूरे बॉडी में होता है वो ग्लैंड। लेकिन क्या वो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता, वो आपके बॉडी के अंदर फिट है, ठीक है, उसको आप देख नहीं सकते। तो माउथ में एक ग्लैंड पाया जाता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो आप यहाँ पे ये चीज देख रहे होगे, ये वाला, ये आपका है ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम है सलेवरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका, सलेवरी ग्लैंड। और ये सलेवरी ग्लैंड चूंकि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और यहां पे आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये सलाइवा है क्या।
सलाइवा बेसिकली कुछ नहीं है, सलाइवा बेसिकली एक वाटर है, यानी कि एक लिक्विड है। क्या है? एक वाटर है, एक लिक्विड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए इसको, आप ना आज यहां से घर जाइएगा, एक रोटी का टुकड़ा लीजिएगा, ठीक है, उसके साथ कुछ मत लीजिएगा, सब्जी दाल कुछ भी नहीं लेना है, सिंपली एक रोटी का टुकड़ा लीजिए छोटा सा, उसको अपने माउथ में लीजिए, उसको चबाते रहिए चबाते रहिए। आप देखेंगे कि चबाते 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 अपने आप वो रोटी ना गीला हो जाता है, माउथ में भींग जाता है पूरा। क्यों भींगा भाई? जब हमारे माउथ में तो वाटर भी नहीं था, तो वाटर कहाँ से आया? वो वाटर उसको भिंगाने के लिए आया सिलेवरी ग्लैंड से, और वो वाटर का नाम सलाइवा। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि भाई कोई चीज़ हम लोग देख लेते हैं स्वादिष्ट, जो हमको फेवरेट होता है, अपने आप मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, यानी कि सिलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। कोई डाउट नहीं है इसमें? और सिलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा सलाइवा। सलाइवा चूंकि एक वाटर होता है बेसिकली, और इस वाटर के अंदर प्रेजेंट रहता है सिलेवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट रहेगा? सिलेवरी अमाइलेज। इस वर्ड को भी आप ध्यान में रखिएगा, सिलेवरी अमाइलेज, SALIVARY, सिलेवरी अमाइलेज, AMYLASE, सिलेवरी अमाइलेज। अंदर थोड़ा सा इसमें चला गया है, कोई बात नहीं, जगह नहीं था, समझिएगा लेकिन इस चीज को, ठीक है। तो माउथ में भाई एक ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम है सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा सलाइवा। सलाइवा होता है एक वाटर, यानी कि एक लिक्विड होता है, और इस वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है सिलेवरी अमाइलेज। सिलेवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन है समझिए। आपने जो भोजन खाया वो भोजन किस रूप में है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। लेकिन क्या आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या स्टार्च खा रहे हैं? स्टार्च खा रहे हैं। तो ये सिलेवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करने का काम करता है, किसमें? शुगर में। अब तो कोई डाउट नहीं। तो सिलेवरी अमाइलेज का फंक्शन आपने क्या देख लिया भाई? सिलेवरी अमाइलेज का यहां पे लिख दें, यहां पे चलिए हम यहां पे ना ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, बस समझने की जरूरत है। और इसका जो डिटेल्ड नोट्स है ना, वो आपके पीडीएफ में नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको घबराना नहीं है कि सर हमको नोट्स कैसे मिलेगा, कोई बात नहीं, हम एक जो पीडीएफ है उसका एक वीडियो बना देंगे, स्क्रॉल करके आप उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स उसका लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे समझिए। तो सिलेवरी अमाइलेज ब्रेक करेगा किसको भाई बताइए? हाँ, ब्रेक, ये ब्रेक करेगा, ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर। यानी कि जो हमने चावल दाल सब्जी खाया था उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, यानी कि जो इसका स्टोर्ड रूप स्टार्च था, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया किसमें? शुगर में। कोई डाउट नहीं अब इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे माउथ में सिलेवरी ग्लैंड था पहला, दूसरा टीथ था, और दूसरा टंग भी था। तो दांत ने भोजन को तोड़ने का काम किया छोटे छोटे टुकड़ों में, जीभ ने उसको मिलाने का काम किया पूरा अच्छी तरीके से वो टूट सके, और सिलेवरी ग्लैंड ने उसको वाटर प्रोवाइड कर दिया कि भाई हम तुमको वाटर दे रहे हैं, और कोई भी चीज़ जब गीला हो जाता है ना तो वो जल्दी टूट जाता है ना। तो जब फूड मटेरियल को वाटर प्रोवाइड कर देगा कौन? सलाइवा, तो हमारा काम और ब्रेक करने का क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो स्टार्च था, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट था, वो शुगर में ब्रेक हो चुका। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा भोजन माउथ में क्या हो चुका है? इमेजिन भी करते चलना है आपको। हमारा भोजन अब माउथ में क्या हो चुका है? पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। अब जब हम लोग ब्रेक अपने भोजन को करते हैं, उसको हम लोग अंदर घोटने की कोशिश करते हैं, लेते हैं ना अंदर। तो अब वो भोजन हमारा यहाँ माउथ से धीरे धीरे जो है ना ऐसे आते 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 आते, अच्छा माउथ का दूसरा नाम बकर कैविटी भी होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। भोजन यहाँ से हमारा होते 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 इसमें आएगा, और ये हमारा है ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। क्या नाम है इसका? फूड पाइप। फूड पाइप। कोई डाउट इसमें? तो अब हमारा भोजन किस में आ चुका है? फूड पाइप में आ चुका है। लेकिन जब हमारा भोजन माउथ से फूड पाइप में आता है ना, तो वो कुछ इस प्रकार से आता है। जैसे अभी हमारा यह फूड पाइप कैसे है? ऐसे है, ऐसे है, और ऊपर में क्या है? माउथ है। वहाँ से भोजन का निवाला जब ऊपर से आएगा तो हमारा भी फूड पाइप ऐसे है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी देखिए, इस प्रकार का है हमारा फूड पाइप अभी। लेकिन जब भोजन का निवाला यानी कि वो पूरा
अंदर आता है ना फूड पाइप में, तो ये ऐसे होता है, जैसे वो फिर नीचे जाएगा, फिर ये अपने पोजीशन में जाएगा, ऐसे फिर अपने पोजीशन में, यानी कि ऐसे है तो वो भोजन का निवाला ऐसे आएगा इसमें, तो ये अपने आप को ऐसे फैला देगा अंदर जाने के लिए, अंदर चला जाएगा, फिर ये अपने ऐसे ऐसे था नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि लगातार इसमें इस प्रकार का जो मूवमेंट है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ताकि भोजन का जो निवाला है वो अंदर अच्छी तरीके से जा सके। और चूंकि ये पूरा का पूरा मसल से बना हुआ होता है, हालांकि उतना भी टाइट ये नहीं होता है कि वो मूवमेंट ना कर सके, मूवमेंट करता है क्योंकि वो पूरा का पूरा मसल से बना हुआ होता है। और इसी मूवमेंट को, अच्छा, जब भोजन इसके अंदर आएगा तो विंड पाइप हमारा क्या, सॉरी फूड पाइप क्या हो जाएगा, एक्सपैंड होगा, और जब वो नीचे चला जाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ये लगातार चलता रहता है। और इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप में क्या होता है भाई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, PERISTALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब समझ में आया, इस प्रकार का मूवमेंट, ठीक है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। और ये कब होगा, जब फूड मटेरियल अंदर आएगा। कोई समस्या इसमें? चलिए, अब हमारा फूड मटेरियल फूड पाइप से होते 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 आ चुका है स्टमक में, और स्टमक जो है ये आपका जे शेप का होता है। स्टमक आपका इस प्रकार के शेप का होता है, जे शेप का, जे शेप्ड होता है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा समझिएगा ध्यान से, स्टमक में भी एक ग्लैंड पाया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लैंड था हमारा सिलेबरी ग्लैंड, उसी प्रकार से स्टमक के वॉल में, स्टमक के वॉल में, स्टमक है भाई तो ये इसके अंदर का क्या हो गया, वॉल हो गया, अंदर का दीवार हो गया इसके अंदर का। इसके अंदर में वॉल में ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रखिएगा, गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद रहेगा ये बात। स्टमक में एक ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कोई समस्या इसमें? अब गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजों को कंटेन करता है, तीन चीजों को। पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करेगा HCl। HCl को हम लोग पूरी तरीके से क्या कहते हैं फुल फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, चले पूरा ही लिख देते हैं हम। गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन चीज कंटेन किया हुआ रहेगा। पहला है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। तो भाई स्टमक के अंदर वाले वॉल में ग्लैंड एक पाया जाएगा, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजों को कंटेन करता है, यानी कि अपने पास तीन चीजों को वो रखता है। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में HCl भी कहते हैं, शॉर्ट में HCl, कोई डाउट नहीं ना, HCl। दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस, कोई डाउट नहीं। अब इन तीनों के फंक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, अच्छा हाइड्रोजन क्लोराइड ना एक एसिड है, क्या एक एसिड है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हमारे स्टमक में एसिड है, स्टमक को खराब नहीं करता है? बिल्कुल खराब करता है, लेकिन कैसे करता है वो भी बताएंगे, अभी बताएंगे। लेकिन कुछ कुछ एसिड जो होता है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कुछ कुछ एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता है, तो उसी में से हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लेकिन भाई है तो एसिड ही ना, क्या पता कब ये खतरनाक हो जाए, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे दो फंक्शन है। पहला फंक्शन यहाँ पे ये है कि ये पूरे स्टमक को ना एसिडिक मीडियम बना देगा। मतलब कि चूंकि इसमें एसिड है तो ये पूरा का पूरा कैसा मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। यानी कि एसिड का पूरा इसमें प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जब तक एसिड का प्रभाव नहीं दिखेगा तब तक पेप्सिन अपना काम चालू ही नहीं करता है। तो अब सवाल है कि सर पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है ना इस प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है भाई, मेन मकसद है
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी कि जो हमने भोजन लिया है उसको ब्रेक कर दो ताकि वो अच्छी तरीके से पच पाए। डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं ना, बस नाम क्या है इसका, एलिमेंट्री कैनाल, बस, और कुछ फर्क नहीं है इसमें। तो यहाँ पे पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक करता है किसको, प्रोटीन को। लेकिन यहाँ पे भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पेप्सिन प्रोटीन को तभी ब्रेक करेगा जब स्टमक कैसा मीडियम हो जाए, एसिडिक मीडियम हो जाए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहला काम यह करता है कि स्टमक को पूरी तरीके से एसिडिक मीडियम बना देता है ताकि पेप्सिन अपना काम चालू कर सके, तभी वो प्रोटीन को तोड़ पाएगा। लेकिन यदि इसमें एसिडिक मीडियम नहीं है तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा ही नहीं, वो अपना काम ही नहीं करेगा। इसमें शर्त है। पेप्सिन कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोजन क्लोराइड से वो कहता है कि भाई जब तक तुम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करोगे हमको तब तक हम प्रोटीन को तोड़ेंगे ही नहीं। तो हाइड्रोजन कहता है कि ठीक है भाई, तुम गुस्सा के मत बैठो, हम हाइड्रोजन क्लोराइड वाला जो मीडियम है यानी कि एसिडिक मीडियम हम क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद तुम अपना प्रोटीन तोड़ने का काम चालू कर देना। कोई डाउट इसमें? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ, इसका सबसे पहला फंक्शन है स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ सके, ब्रेक कर सके। पहला काम ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड का काम ये है कि गलती से यदि भोजन के साथ हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया आ गया है उसको मार देता है। कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का दो फंक्शन था, मालूम चल गया। पहला एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, किसको? पेप्सिन को। और दूसरा फंक्शन क्या था? बैक्टीरिया को किल करना। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा पेप्सिन के बाद म्यूकस। अब चूंकि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है, बेनिफिशियल भी है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन है तो एसिड ही, हो सकता है हानिकारक हो जाए, हमको क्षति पहुंचा दे, है ना। तो म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए समझिए, म्यूकस स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड से। क्यों? क्योंकि है तो भाई एसिड ही, क्या पता ये कब अपना लक्षण दिखा दे और हमारे पेट को जला दे, है ना। तो म्यूकस जो है स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अब इन तीनों का फंक्शन मालूम चल गया, कोई समस्या इसमें होगा नहीं? आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये याद रखिएगा, अभी फिलहाल हमारा जो यहाँ पे फूड है उसमें कौन सा मात्रा मिल गया है? एसिड का। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड था, तो हमारा यहाँ पे फूड कैसा मीडियम हो चुका है? फूड का मीडियम अभी कौन सा है? एसिडिक मीडियम। तो वही एसिड वाला जो फूड है हमारा, वो यहाँ से स्टमक से निकल के धीरे 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 होते 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 आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले भोजन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे वो भोजन आता है ना, यहाँ पे एक छोटा सा होता है स्पिंचर मसल, उसका नाम क्या है? स्पिंचर मसल। याद रख लीजिएगा, वो नोट्स में हम आपको लिख देंगे। सारा चीज यहाँ पे लिखने लगेंगे तो फिर गंदा लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एक छोटा सा स्पिंचर मसल, और वो स्पिंचर मसल क्या करता है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन बूंद बूंद गिराता है, धीरे 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 धीरे, अचानक नहीं कि तुरंत आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन, ऐसा नहीं, धीरे धीरे गिराता है। कोई डाउट नहीं इसमें? तो आपसे पूछेगा कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन आता है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए स्पिंचर मसल। और वो करता क्या है भाई? बेसिकली धीरे धीरे फूड मटेरियल को आने देता है। लेकिन फिलहाल याद रखिए कि वो जो फूड मटेरियल है वो अभी एसिडिक है, ठीक है। कोई समस्या अभी इसमें? अच्छा, कभी कभी ना हम लोग ये समस्या सुनते हैं कि एसिडिटी हो गया पेट में। एसिडिटी का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का मात्रा स्टमक में बढ़ जाना, और उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं भाई? इनो पीते हैं। और इनो बेसिकली क्या है? हमारा एक बेस है, और ये क्या है? एसिड है। और हम लोग इनो पीते हैं, वो क्या है? बेस है। और जब एसिड और बेस दोनों टकराता है तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद हमारा पेट आराम लगने लगता है। तो आपसे पूछे कि एसिडिटी क्यों होता है भाई, तो आप बताइएगा कि स्टमक में कभी कभी क्या हो जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा यानी कि HCl का मात्रा बढ़ जाने के कारण से एसिडिटी हो जाता है। लेकिन हम लोग उसके बाद लेते क्या है? इनो। और इनो क्या होता है? बेस। उसके बाद प्रभाव उसका खत्म हो जाता है। चलिए, अब हमारा भोजन, एसिडिक भोजन कहाँ आ चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना, तो यहाँ पे दो ऑर्गन का आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। पहला है आपका लीवर। लीवर के बारे में समझिए। लीवर बनाता है बाइल। बाइल नाम करके एक जूस है,
समझिए ध्यान से, बाइल लीवर क्या बनाएगा, चलिए यहां पे हम लोग लिख देते हैं, लीवर बनाता है बाइल। और एक चीज और बताते हैं फिर, और ये बाइल जो है ना, समझिए ये आपका जो ये पूरा डायग्राम दिख रहा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, वो है हमारा लीवर। लीवर क्या बनाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइल, ठीक है। और ये बाइल जो है ना बेसिकली एक लिक्विड होता है, ठीक है, ये एक बेसिकली लिक्विड होता है। और बाइल जो है ना अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन, ALKALINE, अल्कलाइन का नेचर का होता है। प्लस ये बाइल ना सॉल्ट भी कंटेन करता है, सॉल्ट मतलब नमकीनापन, है ना, वो ये कंटेन करता है। आप जरा समझिए ध्यान से एक बार में पूरा, ये लीवर क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल। और ये बाइल जो है ना, ये बाइल लिक्विड होता है, क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ग्रीनिश येलो। याद रखिएगा इस बात को कि लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल, बाइल होता है एक बेसिकली लिक्विड, और वो लिक्विड ग्रीनिश येलो कलर का होता है। और ये बाइल जो होता है ना, वो जो लिक्विड कलर तो उसका ग्रीनिश येलो, और ये बाइल जो है ना अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का मतलब होता है कि उसमें नमकीनापन रहता है, नमकीन वालापन रहता है, और वो अपने आप में क्या कंटेन करता है, सॉल्ट भी कंटेन करता है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो ये हमारा एसिडिक फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका था, अब उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड बना देता है, कौन, ये बाइल अपना असर छोड़ देता है उसमें। तो अल्कलाइन, अच्छा पहले एसिडिक वाला था, अब कैसा हो जाएगा, नमकीनापन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नमकीनापन हो जाएगा हमारा भोजन, किसके वजह से, बाइल के वजह से। और दूसरा चीज, बाइल अपने आप में क्या कंटेन करता है, सॉल्ट कंटेन करता है। और ये बाइल सॉल्ट जो है ना फैट को ब्रेक करने का काम करता है, किसको, फैट को ब्रेक करने का काम करता है। जो यहाँ पे फैट था फूड में, उसको ब्रेक करने की काम करता है। कोई डाउट अब इसमें, आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया हमारा लीवर का फंक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जो लीवर हमारा बाइल बनाता है ना, वो बाइल स्टोर रहता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर कहाँ है भाई, लीवर के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए ये लीवर है पूरा आपका, और ये छोटा सा आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, और इसी गॉल ब्लैडर में हमारा जो ये बाइल था वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो ये बाइल निकलेगा जिस रास्ते से, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट। कोई डाउट नहीं अब इसमें। तो बाइल का फंक्शन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पैनक्रियाज का, ये भी हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है। पैनक्रियाज चूंकि एक ऑर्गन है, तो ये भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है भाई पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस नाम से ही मालूम चल रहा है लिक्विड होगा, बिल्कुल लिक्विड ही है। और ये पैनक्रियाटिक जूस में ना तीन चीज आपको दिखेगा, यानी कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस चूंकि एक लिक्विड है तो उसमें आपको तीन चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहला इसमें आपको देखने को मिलेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक अमाइलेज पहला उसमें देखने को मिलेगा आपको। दूसरा इसमें आपको मिलेगा ट्रिप्सिन। क्या मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा। और तीसरा आपको इसमें मिलेगा लाइपेज। क्या मिलेगा, LIPASE, LIPASE, लाइपेज। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं खुल के। देखिए पैनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा भाई पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में आपको पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज मिलेगा, ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज का काम है स्टार्च को ब्रेक करना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा
कि सर स्टार्च को तो सिलेवरी अमाइलेज भी ब्रेक किया था सॉल्ट में, हाँ यहाँ पे ब्रेक किया था, लेकिन थोड़ा बहुत यदि कुछ बच गया होगा ब्रेक होने के लिए तो वो ब्रेक करने का काम कौन कर देगा? पैनक्रिएटिक अमाइलेज काम कर देगा। किसको ब्रेक करेगा? वो स्टार्च को ब्रेक कर देगा। किस में भाई? शुगर में। बात खत्म। जो यहाँ पे नहीं हो पाया होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करेगा भाई? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर प्रोटीन को तो पेप्सिन यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, हाँ, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया होगा तो यहाँ पे उसको तोड़ देगा, ठीक है। और लाइपेज ब्रेक करेगा फैट को। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर फैट को तो यहाँ पे बाइल ने ही ब्रेक कर दिया था, हाँ, यहाँ पे भी जो नहीं हो पाया होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन मतलब कि जो कुछ भी डाइजेस्ट हुआ, जो कुछ भी ब्रेक हुआ, जो कुछ भी पचा, इसके ऊपर तक वो कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे आने के बाद चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, हर कुछ पूरी तरीके से यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। अब कोई डाउट इसमें? चलिए अब थोड़ा सा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा और हम खुल के बताते हैं और इसमें क्या है। देखिए, नाम है केवल इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इसी का है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका, हाँ कहाँ गया भाई? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन आ चुका था, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ पे आपको देखने को मिला? पैनक्रियाज में देखने को मिला। और ये सारा का सारा चीज हमारा जो है इस रास्ते से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। नाम के लिए केवल स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। ये एक एडल्ट मैन में लगभग 6.5 मीटर का होता है। सोचिए, पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा कितने मीटर का? 9 मीटर का, जिसमें से 6.5 मीटर अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन है। सोचो, हाँ, 2.5 मीटर जो हमारा बच गया वो यहां से लेकर यहां तक, और वो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पे हर चीज आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है ना, वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है। जैसे जो हमारा हर्बीवोरस होता है, यानी कि जो ग्रास खाता है, जो घास खाता है, फॉर एग्जांपल बकरी, हिरन, जेबरा, जो यानी कि घास, सॉरी जेबरा है उसमें, हाँ जेबरा भी घास ही खाता है लगभग। तो जो घास खाता है, जो हर्बीवोरस है, उसके पेट का यानी कि उसके बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ग्रास में होता है सेल्यूलोज, आपने नाम सुना होगा, और सेल्यूलोज को पचाने में समय लगता है ज़्यादा। इसीलिए जो हर्बीवोरस होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उसमें आपको हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, जो मीट खाते हैं, उसमें आपको हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि मीट को पचाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन सेल्यूलोज को पचाना, जो कि प्लांट में पाया जाता है, उसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो याद रखिएगा, हर्बीवोरस जो कि ग्रास खाता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और कार्निवोरस जो कि मीट खाता है, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि मीट को पचाना थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू सेल्यूलोज। कोई डाउट नहीं अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया थोड़ा सा बात हमारा किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आप ये अंदर वाले वॉल देख रहे हैं, अंदर वाला वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये अंदर वाला वॉल आप देख रहे हैं, इसमें भी ग्लैंड पाया जाता है, इसमें भी ग्लैंड पाया जाता है, और वो ग्लैंड सेक्रेट करेगा इंटेस्टिनल जूस। क्या सेक्रेट करेगा? इंटेस्टिनल जूस, INTESTINAL, इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड पाया जाता है, और वो ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस इंटेस्टिनल जूस का काम क्या होता है मालूम है? इसका काम ये है ना
कि ये कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को स्टार्च भी कह सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज है लगभग, बस स्टोर्ड रूप है उसका। ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। अब यहां पे आइए, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज क्या था, एक सेकंड फॉर्म था बस। तो ये इंटेस्टिनल जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कौन भाई, इंटेस्टिनल जूस ही। उसके बाद फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल, GLYCEROL, ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट कर देगा। ये ब्रेक नहीं करता है, कन्वर्ट कर देता है, बस अलग फॉर्म उसको दे देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी डाइजेस्ट होना था वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, और इसके अंदर जो ग्लैंड पाया जाता है वो ग्लैंड सेक्रेट करेगा यानी कि प्रोड्यूस करेगा इंटेस्टिनल जूस। वो इंटेस्टिनल जूस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कर देगा, और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में वो कन्वर्ट करता है। बस कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना करने के बाद पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका भोजन पच चुका है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना क्या हमारा भोजन जो ब्रेक हो गया, क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पड़ा रहेगा? नहीं, उसको भाई ब्रेक हो चुका है तो उसको हर एक सेल तक जाना पड़ेगा, है ना। तो अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं विली, VILLI, विली। वो किस प्रकार का होता है? वो इस प्रकार का होता है, देखिए इस प्रकार का होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं VILLI, विली, है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार का, है ना। ये मिलियंस में होते हैं, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो विली है ना, ये पूरी तरीके से ब्लड से भरा होता है। अब ये विली क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भोजन पच चुका था, जो डाइजेस्ट हो चुका था, इसको ये एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? विली इन सारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद, चूंकि ये पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ रहता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के थ्रू वो फूड मटेरियल हमारा बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा, और हर एक सेल के पास चल जाएगा हमारा फूड मटेरियल। तो सेल को क्या मिलेगा? उसे एनर्जी मिलेगा। सेल अपना नया सेल बनाएगा, अपना वो अपने आप को रिपेयर करेगा, डेवलपमेंट करेगा अपना, तभी तो हमारा बॉडी का साइज बढ़ पाता है। कोई डाउट है इसमें? तो ये हो गया फंक्शन किसका? विली का। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। फिर अब होता क्या ना, बॉडी, हमारे बॉडी में जो हम भोजन खाते हैं वो पूरी तरीके से पूरा ब्रेक नहीं हो पाता है, कुछ उसमें ब्रेक नहीं भी होता है। तो जो ब्रेक नहीं हो पाया फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको हम लोग कह देते हैं वेस्ट मटेरियल, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड भी आप कह सकते हैं। तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से स्विच करके आ जाएगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। देख रहे हैं आप, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली प्रेजेंट रहता है इसी प्रकार का। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के विली का फंक्शन थोड़ा सा अलग है। स्मॉल इंटेस्टाइन के विली का फंक्शन क्या था? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करे और हर एक सेल तक लेकर जाए। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के विली का फंक्शन ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट में या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर का मात्रा है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, और जब उससे वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? पूरा सॉलिड बन जाएगा। और ये वही सॉलिड है जो हम लोग जब बाथरूम जाते हैं, वही वो सॉलिड है। बात समझ में आ गई? तो वो सॉलिड अब हमारा किस में आ चुका है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में वो सॉलिड होते 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 यहाँ धीरे 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 यहाँ पे होता है एक हमारा बॉडी पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं उसको? रेक्टम। ये आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ये रेक्टम क्या करता है मालूम है? उसी सॉलिड मटेरियल को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है, और जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। कोई डाउट है इसमें? और एनस के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे भी एक मसल काम कर रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर वो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जो एग्जिट पॉइंट है वो हमारा एनस है, लेकिन उसको जो रेगुलेट करता है, उसको जो बाहर निकालने में मदद करता है वेस्ट प्रोडक्ट को,
वो हमारा कौन करता है? एनल स्पिंचर करता है। कोई डाउट अब इसमें? बात समझ में आई है हर चीज? चलिए अब जरा देखिए ध्यान से। अच्छा इतना कुछ तो आप समझ गए, लेकिन क्या यदि हम एक बार फटाक से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रिवाइज करा दे मुश्किल से 2 मिनट के अंदर तो हो जाएगा? चलिए सुनिए जरा ध्यान से एकदम फास्ट रिवीजन। जब हम लोग फूड मटेरियल अपने माउथ में लेते हैं तो माउथ में आपको 3 चीज मिलेगा। मेरे बातों को आप सुनते जाइएगा और डायग्राम भी यहाँ पे लगातार ध्यान में देखते रहिएगा। जब हम लोग फूड मटेरियल को अपने माउथ में लेते हैं तो उसमें 3 चीज आपको मिलेगा। पहला चीज टीथ, दांत, फूड को वो ब्रेक करने का काम करता है। उसके बाद टंग उसको मिक्स करने का काम करता है। उसके बाद है सिलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा सलाइवा को, जो कि एक बेसिकली वाटर होता है, और वाटर में प्रेजेंट रहता है सिलेवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक कर देता है किसमें? शुगर में। कोई डाउट है इसमें? उसके बाद फूड मटेरियल हमारा आता है फूड पाइप में, और फूड पाइप में लगातार एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट लगातार चलता रहता है, और उसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद फूड मटेरियल हमारा आ चुका होता है स्टमक में एक ग्लैंड पाया जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज को सेक्रेट करेगा। पहला हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl जो कि एक एसिड है, उसका 2 फंक्शन है। पहला स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देना, तभी जो पेप्सिन है वो अपना काम चालू कर पाएगा, और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ना। और हाइड्रोजन का दूसरा फंक्शन क्या था? बैक्टीरिया को किल करना जो भोजन के साथ आ जाता है। और म्यूकस का काम क्या था? वॉल को प्रोटेक्ट करना। किससे? HCl से। ठीक है। उसके बाद अभी हमारा फिलहाल फूड कैसा हो चुका है? एसिडिक हो चुका है, तो वो फूड धीरे धीरे आता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ पे हमारा एक मसल होता है, उसको हम लोग कहते हैं, बताइए जरा। बिल्कुल, स्पिंचर मसल का काम क्या है? यहाँ पे धीरे धीरे फूड मटेरियल को अंदर आने देना। अब जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे इनको 2 ऑर्गन का सहारा लेना पड़ता है। पहला लीवर प्रोड्यूस करेगा क्या? बाइल जूस। अब बाइल भी बोल सकते हैं, बाइल जूस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइल भाई एक लिक्विड है, उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। ठीक है। और बाइल जो है ना अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि थोड़ा सा वो नमकीनापन होता है, और चूंकि नमकीनापन है तो वो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहेगा। हाँ, और ये सॉल्ट ब्रेक करता है किसको? फैट को। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, और ये जो बाइल आपका दिख रहा है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर, लेकिन स्टोर कहाँ पे रहता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। और ये बाइल जिस रास्ते से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उस रास्ते को हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा फंक्शन पेनक्रियाज का। पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। पेनक्रियाटिक जूस में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। पहला पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक कर देगा, जो ऊपर नहीं हो पाया होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को कर देगा, जो ऊपर नहीं हो पाया होगा, ब्रेक नहीं हो पाया होगा ऊपर में, वो यहाँ पे हो जाएगा। और लाइपेज फैट को कर देगा ब्रेक। इसीलिए तो इसको कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से फूड ब्रेक हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में भी ग्लैंड पाया जाता है, और वो ग्लैंड सेक्रेट करेगा यानी कि प्रोड्यूस करेगा इंटेस्टिनल जूस। और ये इंटेस्टिनल जूस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब यहाँ पे हमारा भोजन जो था पूरी तरीके से वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं विली। और विली भाई पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ रहता है। ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा, हर एक सेल तक लेकर जाएगा, हर एक सेल उससे एनर्जी लेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा, अपने आप को जो करना है वो अपना करेगा। उसके बाद जो फूड मटेरियल हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड भी कह देते हैं, या फिर उसको वेस्ट प्रोडक्ट भी हम लोग कह देते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से धीरे धीरे स्विच हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली है, लेकिन इसके विली का फंक्शन थोड़ा सा अलग है। ये क्या करेगा भाई? वाटर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो हो गया पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो वो यहाँ से धीरे धीरे सड़कते आ जाएगा रेक्टम में, और ये वो रेक्टम वो जगह है जहाँ पे कि कुछ देर के लिए आपका वो सॉलिड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। और जब आप बाथरूम जाते हैं तो इसी रेक्टम से निकल के आपका सॉलिड मटेरियल एनस के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए काम करता कौन है? एनल स्पिंचर एक मसल होता है, वो करता है। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आई है? तो याद रखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिए कि हर एक चीज 2-2 बार ब्रेक हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और फैट भी 2-2 बार ब्रेक हो रहा है। बताते हैं कहाँ पे?
पहली बात तो आप कार्बोहाइड्रेट बोलो या फिर स्टार्च बोलो, बात सेम है ना। देखिए ध्यान से, पहला बार आपका स्टार्च जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, हाँ पहला बार स्टार्च आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और दूसरा बार स्टार्च आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पहला बार प्रोटीन आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, दूसरा बार प्रोटीन आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, पहला बार फैट आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और दूसरा बार फैट आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। यानी कि दो दो बार तीनों चीज को तोड़ा जा रहा है, इसके बाद जाके जो है पूरी तरीके से वो ब्रेक हो जाता है। कोई समस्या है इसमें, डाउट कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर आपने हर एक बॉडी पार्ट के बारे में बताया जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन को ना कोलोन भी कहते हैं, याद रखिएगा, लेकिन आपने दो चीजों के बारे में नहीं बताया, एक है अपेंडिक्स और एक है दूसरा ये डायफ्राम। बताते हैं डायफ्राम के बारे में, तो हालांकि हम अगले वाले क्लास में बताएंगे क्योंकि अगला वाला टॉपिक ही हमारा इसी के ऊपर है, रेस्पिरेशन। लेकिन अभी हम फिलहाल आपको बताते हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स हमारे बॉडी का वैसा हिस्सा है जिसका आज के रेट में कोई इस्तेमाल नहीं है। इसको यदि आप काट के हटा भी देंगे ना तो आपके बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब फिर सर इसका फंक्शन क्या है बताते हैं। देखिए कभी कभी आपने सोचा होगा कि हमको ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा, क्यों होता है ऐसा मालूम है? जब हम लोग नींबू का बीज या फिर किसी छोटे चीज़ों का बीज हम लोग घोट लेते हैं ना गलती से, तो वो जाके पच नहीं पाता है, बल्कि वो जाके इस छोटे से कोने में वो फंस जाता है, और फंस जाने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे सूजन होने लगता है, और सूजन होने के बाद फिर आपको पेट में दर्द उठता है। पेट में दर्द उठता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है क्या कि आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर करता कुछ नहीं है, बेसिकली इसको काट के यहाँ पे सियन लगा देता है, सिलाई कर देता है, बस इसको काटेगा हटा देगा। इसका हमारे बॉडी में कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल तब होता था जब अर्ली मैन हुआ करते थे। अर्ली मैन मतलब आज से लगभग हजारों 2000 साल पहले। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको मालूम है अधिकतर घास भूसा ही खाते थे, है ना। ज्यादातर वो कच्चे फलों पे जिंदा रहते थे, प्लांट के जड़ को भी वो लोग खा लेते थे, तो उनको पचाने में जो मदद करता था ना वो अपेंडिक्स करता था। लेकिन ये क्या आज हम लोग वैसा करते हैं? नहीं करते। तो आज के समय में अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं है। इसको आप काट के भी हटा दीजिएगा तो हमारे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई समस्या भी इसमें? चलो, लेकिन हाँ ये डायफ्राम हमारा बच गया। इस डायफ्राम के बारे में हम डिटेल रूप में आपको बताएंगे। अगला वाला टॉपिक ही हमारा है रेस्पिरेशन। कोई समस्या? चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे शॉर्ट नोट्स के लिए इसको आप एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरूर अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। और हाँ, इसका जो डिटेल्ड नोट्स है, शॉर्ट रिवीजन के लिए तो आपके लिए यही बहुत है, लेकिन इसका जो डिटेल्ड नोट्स है वो आपको हम वीडियो में नोट स्क्रॉल करके उसका जो पीडीएफ है वो एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा, अच्छा हाँ, कहीं पे भी हमसे कुछ छूट गया होगा, क्योंकि बहुत कुछ बताना था, कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग एक बार बुक पढ़ के आइएगा, क्लास में बता दीजिएगा। हम भी देखेंगे कि कुछ छूटा तो नहीं हमसे, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। अगला वाला क्लास में हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग डायफ्राम के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, जो इसमें बच गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।